गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे अगले टर्किश सुल्तान की, दैट वाज इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद वैसे तो इमीडिएटली जिसके बारे में जनरली हम बुक्स में पढ़ते हैं वो है इल्तुतमिश, लेकिन जब इमीडिएटली आप सोचो जब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई तो एकदम से जिसने आ, एक तरह से राज्य मतलब एक तरह से जो गद्दी पे बैठा वो था उसका अपना बेटा आराम शाह। एक्चुअली क्या था, आराम शाह जितना केपेबल कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह उतना केपेबल नहीं था। ठीक है, तो इमीडिएटली तो चलो आराम शाह ने आया, लेकिन उसमें क्या हुआ, जो दिल्ली का जो ग्रुप था नोबल्स का, उन्होंने कहा यार हम आराम शाह को वो इज्जत नहीं दे सकते जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, और जिसको हम उसको अपना सुल्तान नहीं मानते। वो वो अपने पिता की तरह केपेबल है ही नहीं, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है। तो जो दिल्ली का जो ग्रुप था कमांडर्स का या नोबल्स का, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्तुतमिश को मतलब एक तरह से इनवाइट किया कि आप आके गद्दी संभालो, मतलब कुतुबुद्दीन के असल वारिस आप बनते हो, आराम शाह को हम नहीं मानते। तो बहुत से ग्रुप्स थे जो इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि आराम शाह को मतलब बनाया जाए। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, वो क्योंकि दिल्ली ग्रुप जो था उसके फेवर में था इल्तुतमिश के, तो उसने एक तरीके से अपना लाइक इस चीज को मानते हुए सक्सेसर, नेक्स्ट सक्सेसर जो था वो इल्तुतमिश ही बना, और उसने आके मतलब मेन जो है वो दिल्ली की गद्दी संभाली। अब इसमें देखो ऐसा है कि अब ऐबक जो था उसका भी जो गुलाम और दामाद, यानी कि इल्तुतमिश ने ऐबक की बेटी से भी शादी की हुई थी। तो एक तरह से दामाद और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। तो एज अ सन इन लॉ इल्तुतमिश को कई लोगों ने सपोर्ट किया, बट कई लोगों के माइंड में ये भी था कि भाई है तो ये मतलब एक तरह से गुलाम ही, हम इसको अपना सुल्तान नहीं मानेंगे। तो जब इल्तुतमिश ने अपनी गद्दी संभाली थी, व्हेन ही जब उसने सक्सीड किया थ्रोन दिल्ली का, तो बहुत सारे चैलेंजेस उसको फेस करने पड़े थे। ठीक है, अब इससे पहले कि हम इल्तुतमिश के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में, उसके सल्तनत के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो क्या, उसका मतलब एक तरीके से पास्ट क्या था, जरा उसकी कहानी देख लेते हैं। बेसिकली इल्तुतमिश था किसी इल्बारी ट्राइब के चीफ का बेटा, जो कि एक मतलब एक बहुत ही रिच मर्चेंट था वो। ठीक है, उस ट्राइब का वो चीफ भी था, और ही वॉज अ मतलब एक माना हुआ मर्चेंट था। अब होता क्या था, वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था, अपने फादर का बहुत ही फेवरेट था, जिससे जेलस होके इल्तुतमिश के कई रिश्तेदारों ने और भाइयों ने मिलकर उसको एज अ गुलाम बेच दिया किसी हॉर्स डीलर। अब वहां से कई लोगों के मतलब एक तरीके से एज अ स्लेव गुलामों के बाजार में बेचता, बिकता, मतलब खरीदते हुए वो ऐबक की नजर में आया। और ऐबक वो था जिसने इल्तुतमिश के स्किल्स को डेवलप किया, उसको समझा कि हाँ ये बहुत ही काबिल इंसान है, तो उस पे वर्क किया और उसको अपना गुलाम बना के मतलब अपनी सर्विस में ले लिया। ठीक है, वहां से इल्तुतमिश का कहते हैं कि एक तरीके से उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। अब हम इस बात पे आते हैं कि जब इल्तुतमिश ने अपना थ्रोन में जब वो आया तो उसको क्या-क्या चैलेंजेस हुए, उसको क्या-क्या परेशानियां आई। सबसे पहले तो परेशानी ये थी कि टर्किश नोबल्स के अलग-अलग ग्रुप्स थे। कुछ तो इसके फेवर में थे, कुछ इसके अगेंस्ट थे। जैसे कईयों के दिमाग में था कि है तो ये गुलाम ही, हम इसको क्यों माने। अब यहाँ पे बात आती है कि दिल्ली का ग्रुप तो इसके फेवर में है। अब अच्छा, इल्तुतमिश वो सो इंटेलिजेंट कि उसने क्या किया, मतलब उसने सिचुएशन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। क्या किया, देखो सबसे पहले क्या हुआ, एक तो लखनौती एक जगह है, पहले उसकी हम चैलेंजेस देखते हैं क्या है। पहला चैलेंज था कि सारे तुर्की जो नोबल्स हैं वो उसको अपना सोवरेन यानी कि अपना सुल्तान माने। ठीक है, दूसरा चैलेंज था कि देखो जैसे एक ऐबक खत्म हुआ वैसे ही लखनौती यानी कि बंगाल की एक जो जगह है वहां का जो गवर्नर था अली मर्दान खान, उसने कहा भाई अब मैं इसको गुलाम को थोड़ी ना सुल्तान मानूंगा। उसने एक तरीके से अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। ठीक है, उसके बाद जो था मतलब ये एक एक मतलब एक चैलेंज था उसके लिए कि अब इसको भी अपने कंट्रोल में करना है। फिर सेकंड चैलेंज था क्वाबाचा, जो कि सिंध का गवर्नर था। अब उसने क्या किया, ऐबक की डेथ के बाद उसको लगा अब अपॉर्चुनिटी है,
थोड़ी देर के लिए किसी रूलर की डेथ के बाद थोड़ी देर के लिए तो खलबली मचती है ना कि भाई एकदम से तो कोई आपको गद्दी पे नहीं बैठता, गवर्नेंस नहीं देखता। तो उस हड़बड़ाहट का, उस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए उसने क्या किया, अपनी अथॉरिटी को लाहौर और अपर पंजाब तक फैलाने की कोशिश की। ठीक है। अगली प्रॉब्लम थी यालदूस। अगर आपको याद हो, जब हमने गजनी और गौरी के बारे में पढ़ा था, यालदूस का हमने जिक्र किया था गुरीज इसमें गजनविद इसमें गुरीज में। ठीक है, मोहम्मद गौरी के डेथ के बाद यालदूस जो था, ये गजनी की इसको गद्दी मिली थी और इसको ऐसा लगता था गजनी की गद्दी मिलने से कि भाई गजनी में मेरे आका का अपना ही रूल था, तो मैंने अपने आका को इन्हें का सक्सेसर हूं मैं। ठीक है, उन्हीं का मैं एक तरीके से उनके बाद मैं ही हूँ। तो जितना भी हिंदुस्तान में जितनी भी टेरिटरीज आपने कंट्रोल किए, वो तो ऑटोमेटिकली मेरी हो गई। तो उस वक्त याल्दूज ने क्या किया कि भाई एक तरह से प्रिटेंड किया कि भाई मैं ही मोहम्मद गौरी का सही मायने में सक्सेसर हूँ। और उसने क्या किया, एक ना रिटर्न में जैसे एक कमीशन दे दिया इल्तुतमिश को कि भाई मैं आई एम द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ ऑल इंडियन कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ पे प्रवोक होने की जगह इल्तुतमिश ने क्या किया, इस बात को अभी आराम से ठंडे दिमाग से ठंडा करके इस पे कोई रिएक्शन दिए बगैर सही मौके का इंतजार किया, क्योंकि उसके पास चैलेंजेस बहुत थे। तो स्टेप बाय स्टेप उसको ये सारे चैलेंजेस करने भी थे, हैंडल भी करने थे। अगला था राजपूत, क्योंकि राजपूतों को हटाकर ही टर्किश रूल यहाँ इंडिया में आया था। तो राजपूतों ने भी इस मौके का फायदा उठाया कि ऐबक की डेथ हो गई, चलो लेट्स ट्राई कि हम, उन्होंने अपनी अपनी प्रिंसिपैलिटीज को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया कि भाई हम जो भी हैं, उन्होंने, इसका मतलब ये होता है कि जो आप सुल्तान को ईयरली ट्रिब्यूट देते थे वो देना बंद कर दिया। ठीक है, अब वो भी एक परेशानी है। अच्छा, अब ये टर्किश पीपल, दे आर इस्लामिक पीपल, अब इनका जो कंट्रोल है वो है नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन पे। नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन पे, यानी कि जिनके बिलीव्स आपसे अलग हैं, उनको कन्विंस करना कि तुम मेरे रूल को मानो। मतलब अब ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई या दबाओगे, तो कभी ना कभी मौका देके जो आपकी प्रजा जिसको आपने दबाया होगा वो रिबेल करे। तो कोई ना कोई ऐसा मेथड कि मैं इस रिबेलियन को भी होने से रोकूं, ये लोग जो नॉन इस्लामिक पॉपुलेशन है ये मेरे रूल को भी माने, ये मुझे भी माने। तो ये सारी डेवलपमेंट्स, क्या मेजर्स होने चाहिए, ये इसके बारे में इल्तुतमिश को उस वक्त सोचना था। और सबसे बड़ी परेशानी थी उस टाइम पे मंगोल थ्रेट। अगर मंगोल्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो 11th स्टैंडर्ड का एक चैप्टर है नोमैडिक एम्पायर्स, उस पे मैंने अच्छे से चिंगेज खान के बारे में बहुत डिटेल में चैप्टर बनाया हुआ है। और उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र इस बात का किया है कि भाई चिंगेज खान के जो दूत थे, ख्वारिज़मी प्रिंस ने उनके साथ उनको एक तरीके से उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। अपनी तरफ से चिंगेज खान ने एक बड़ा ही फ्रेंडली जेस्चर दिखाया था, जिसको ख्वारिज़मी प्रिंस शायद समझ नहीं पाया और उसको एक तरह से डाउट हुआ कि भैया, क्योंकि चिंगेज खान उस टाइम पे बहुत ही अपनी पावर्स को फैला रहा था, एक्सटेंड कर रहा था अपना एम्पायर, तो उससे सब लोग डरते थे। तो शायद डर के मारे या क्या, उसने जो दूत आए थे उनको मरवा दिया, जिससे चिंगेज खान इतना नाराज हुआ कि जो ख्वारिज़मी प्रिंस था वो दौड़कर एक तरीके से अपनी जान बचाने के लिए इंडिया आया। उसने कहा भाई इल्तुतमिश से एक तरीके से मदद मांगी। अब यहाँ पे इल्तुतमिश के दिमाग में एक बात आई कि देखो, हूं तो मैं एक मर्चेंट का बेटा, और गुलामों का गुलाम मुझे कहा जाता है क्योंकि मेरे जो आका थे वो ऐबक, वो भी किसी के गुलाम थे और मैं उनका गुलाम हूँ। ठीक है, तो अगर ये ख्वारिज़मी प्रिंस इंडिया आ गया, तो इसका तो नोबल बर्थ है, इसका मतलब ये कि ये तो एक तरीके से शाही खानदान से है। अगर इसको मैंने इंडिया में पनाह दे दी या इसकी मैंने रिक्वेस्ट मान ली, इसको मैं मंगोल से अगर बचाने की कोशिश करूं, तो पहली चीज तो ये है कि इंडिया पे मंगोल्स धावा बोल देंगे, मंगोल अटैक इंडिया पे हो जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हो सकता है जो मुझे आज फेवर करते हैं वो मुझसे बेटर इसको इस ख्वारिज़मी प्रिंस को ही अपना सुल्तान मानना शुरू कर दें। उस टाइम पे मैं क्या करूंगा? तो उसने बड़े पोलाइटली ख्वारिज़मी प्रिंस को मना किया कि भाई मैं आपको इंडिया में नहीं पनाह दे सकता, आपको नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का मौसम खराब है, आपको सूट नहीं करता है। सिंपल। ठीक है?
इस तरीके से बड़े डिप्लोमैटिक वे से मंगोल थ्रेट जो था वो इंडिया पे आने से बच गया। और वैसे भी 1218 में तो ये जो मंगोलियन एम्पायर था, मंगोल्स जो थे, इन्होंने ख्वारिज़मी एम्पायर तो पूरा का पूरा एक तरीके से खत्म ही कर दिया था, डिस्ट्रॉय ही कर दिया था मंगोल्स ने। तो इस तरीके से मतलब और ये जो इनका ख्वारिज़मी प्रिंस था जलालुद्दीन मंगबरनी, इसने पंजाब में आके तकरीबन 1221 में इसने एक तरह से मदद मांगी थी कि भाई मुझे बचा लो। तो इल्तुतमिश ने बड़े पोलाइटली गर्म मौसम का बहाना देके इसको मना कर दिया कि बड़े डिप्लोमैटिक तरीके से कोई किसी से लड़ाई नहीं। तो इल्तुतमिश का ये था कि बिना लड़ाई के अगर मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ डिप्लोमैटिकली, तो वो मैं सॉल्व करूंगा। अपने सोल्जर्स को परेशान नहीं करूंगा कि भाई तुम वॉर करो, इनको दबाओ, या ये ऐसे अपने कंट्रोल में नहीं लूंगा। तो इस मामले में ये बहुत ही स्मार्ट मूव इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है? अच्छा, इसके अलावा ये तो मंगोल थ्रेट था ना, तो जिसको इसने एक तरीके से इंडिया को बचाया इस थ्रेट से। दूसरा ये, हाँ, ये के लाहौर की लोकेशन, ये अजमेर, ये रणथंभौर, ये दिल्ली। ठीक है? ये आप देख लीजिए, ये अजमेर और रणथंभौर से राजपूतों ने अपना एक तरीके से कर दिया था कि भाई हम अब इनको, जालौर भी था तो इन ये जो थे कि इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी। और लखनौती वो जहां पे अली मर्दान खान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि भाई मैं नहीं मानता इल्तुतमिश को अपना सुल्तान। और लाहौर वो जगह जहां पे कैपिटल कुतुबुद्दीन ऐबक ने मूव की थी क्योंकि गजनी से यालदूस का खतरा बना हुआ था। ठीक है? अच्छा, अब ये इश्यूज आ गए, प्रॉब्लम्स आ गई, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सो इल्तुतमिश ने क्या किया, कुछ जगह उसको कॉन्क्वेस्ट करने पड़े। पहली चीज तो ये, जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको अब जो बहुत ही करीब हैं, बहुत ही क्लोज हैं, उनका इल्तुतमिश ने एक ग्रुप बनाया, तुर्कान चहलगानी। ठीक है? मतलब 40 एटलीस्ट वो नोबल्स थे जो इल्तुतमिश के बहुत लॉयल, बहुत करीबी थे। और जो भी अनरूली एलिमेंट्स का मतलब ये हुआ कि जो अंदर से इल्तुतमिश को अपना सुल्तान नहीं मानते थे, या लॉयल नहीं थे, या रिबेलियस थे, उनको या तो उन्होंने उसने मरवा दिया, या उनको मतलब जो जिनसे खतरा कम था, उनको सप्रेस किया, अपने कंट्रोल में किया, उनका अपनी तरफ सपोर्ट लिया। सबको आप मरवा नहीं सकते। ये तो डिप्लोमेसी का रूल है, आप सबको मरवा नहीं सकते। इट्स बेटर कि उनकी सपोर्ट अपनी तरफ की जाए। लेकिन जहां बड़ी ही मजबूरी हो कि भैया वो मतलब रिबेलियस एलिमेंट्स जहां पे थे, वहां इल्तुतमिश ने उनको मरवा दिया। नेक्स्ट इज इल्तुतमिश ने लाहौर की तरफ मार्च किया। अच्छा, इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर की बजाय दिल्ली में फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट कर लिया। और वहां पे एक तो अच्छा, मौका आने पे लाहौर में जाके इसने यालदूस को तो खत्म किया कि भाई अब बहुत हो गया, बहुत तुमने मेरे मालिक को भी एक तरीके से तंग किया कि भाई मैं ही हिंदुस्तान की टेरिटरीज का मालिक हूँ, ये वो। अब नहीं चले भैया, तुम अब डिफीट करके और अल्टीमेटली इसको मार ही दिया। मतलब यालदूस का तो परमानेंट इलाज कर दिया। फिर उसके बाद 1227 में लाहौर को कैप्चर करके, क्योंकि आपको पता है ये लाहौर, सिंध का जो गवर्नर है ख्वाबाचा, ये भी एक बहुत ही मतलब क्लोज था, गुलाम था इसका, गौरी का। तो याल्दूस, ख्वाबाचा और ऐबक, तो ख्वाबाचा को भी वहां पे इसने कंट्रोल किया। पहले ख्वाबाचा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको मतलब एक तरह से आए, मैं आपको अपना सुल्तान मान लेता हूँ, बट अल्टीमेटली उसने फिर कहीं धोखा वोखा दिया, तो इल्तुतमिश ने मरवा दिया कि भाई इस तरह की टेंशन कौन पाले कि भाई आज तुम सपोर्ट कर रहे हो, कल तुम मुकर जाओ, जब मेरे मैं जरा भी वीक पढ़ू तुम मुकर जाओ मौका देख के। तो अल्टीमेटली उसको भी मरवा दिया। फिर ख्वारिज़मी एम्पायर वाज़ बिल्कुल खत्म हो चुका था, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है? अच्छा, एक चीज़, 1226 में मंगोल एम्पायर और मंगोल इश्यूज़ तो हमने डिस्कस कर ही लिए थे। अच्छा, एक ये था कि गियासुद्दीन सुल्तान जो है था, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में एक नाम है इवास। ठीक है? ये याद रखना आप। ठीक है? ये याद रखना आप। इवास और गियासुद्दीन सुल्तान एक ही हैं। अब इसने क्या किया, इसने जब इल्तुतमिश को ये खबर मिलती है कि घियासुद्दीन खिलजी ने क्या किया है, एक तो इंडिपेंडेंट कॉइन्स निकाल दिए हैं,
और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया है, तब उसने डिसाइड किया इल्तुतमिश ने कि अब मैं बंगाल पे अटैक करूं। अब खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है एक तरह से सिग्निफिकेंस पब्लिक में कि भाई आपका जो रूलर है वो इवाज है या घियासुद्दीन सुल्तान ही आपके अब सुल्तान है ऐबक के बाद। इसका सीधा सपाट मतलब था इल्तुतमिश को ये रिकॉग्निशन यहाँ नहीं थी। अब घियासुद्दीन सुल्तान को भी अल्टीमेटली डिफीट किया गया है। लखनौती में एक बैटल हुआ इस दौरान और इसी तरीके से उसको बैटल में मरवा दिया। इवाज वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन अ बैटल। ये जो बैटल था वो इल्तुतमिश के बेटे ने अपने अंडर बेटे के अंडर हुआ था। ठीक है। उसके बाद राजपूतों के साथ भी बैटल हुआ। अल्टीमेटली वो सारी आपके इल्तुतमिश के कंट्रोल में आई। इसकी सारी की सारी जितनी भी गई हुई प्रिंसिपैलिटीज थी अल्टीमेटली सारे जो भी रिबेलियस एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे कंट्रोल में आ गए, को कंट्रोल में ले। नेक्स्ट स्टेप वाज कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज। अच्छा, इल्तुतमिश का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि टेरिटरीज तो आपने हासिल कर ली, ठीक है, लेकिन अब उन पे अपना जो कंट्रोल है उसको कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब अपना रूल, अपना जो राज है वो स्थापित करना सही मायनों में, कि अब ये जो रिबेल्स हैं ये कम हो। और यहाँ पे क्योंकि अगर रिबेल होते रहेंगे तो कहीं भी डेवलपमेंट नहीं होगी। और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज पे कम, अपनी जो रूल है उसमें उसमें उसको मजबूत करने पे ज्यादा। तो अब इल्तुतमिश ने क्या किया, जब ये रिबेलियस एलिमेंट्स थोड़े कंट्रोल में आए उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे ध्यान दिया। जैसे आपको मैंने बताया ग्रुप ऑफ 40 लॉयल और फेवर्ड स्लेव्स थे सुल्तान के, उनको बड़ी आसानी से तरक्की भी मिल जाती थी, अच्छी सैलरी मिलती थी। ये देख के और लोगों को भी लगा और नोबल्स को भी लगा कि भाई हमें भी लॉयल होना चाहिए, तो हमें भी तरक्की मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, हम भी ठीक रहेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी। दूसरा स्टेप तो ये तुर्कान चहलगानी एक इम्पोर्टेंट स्टेप था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में। अगला था, देखो इक्ता सिस्टम पहले भी था और इक्ता सिस्टम में इस सिंपली एक ये था कि भाई आप जब किसी को कैश में तनख्वाह नहीं दे रहे हो तो कैश की बजाय आपने उसको इक्ता दे दी या रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिया। इक्ता इज रेवेन्यू असाइनमेंट दे दिए। बेसिकली अगर आप किसी नोबल को कैश में तनख्वाह नहीं दे रहे हो तो आपने उसको जमीन का एक टुकड़ा पकड़ा दिया कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है और जो तुम्हारी सैलरी बनती है वो तुम अपने पास रखो। उससे ज्यादा उसका जो सरप्लस होगा यानी कि उससे उसके अलावा जो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा वो तुम सेंटर को दोगे। और दूसरी बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इन लोगों को, इन असाइनीज को, इन नोबल्स को ये जो इन्होंने अपने एक्सपेंसेस निकाल के इनको ट्रूप्स मेंटेन करने होते थे। एक छोटी सी कहते हैं ना सेना की छोटी सी टुकड़ी मेंटेन करनी होती थी कि जब सुल्तान को जरूरत पड़े वो टुकड़ी तैयार हो सुल्तान की मदद के लिए, अटैक के लिए वो तैयार हो। और उन ट्रूप्स का खर्चा भी उसी एक इक्ता से निकलता था। ठीक है, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रांसफरेबल होती थी, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब एक नोबल जो है उसके मतलब उसके बाद उसके परिवार में ही जाती जाएगी, नहीं। वो उसकी पोजीशन खत्म तो वो एकता वापस सेंटर के पास और वो किसी और नोबल के पास चली जाएगी, वो एकता असाइन हो जाएगी। ठीक है। अगला था सबसे इंपॉर्टेंट जो जस्टिस का सिस्टम था जो हमने पढ़ा है। इब्न बटूता करके ना एक मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक है, अगेन मैंने ये ट्रैवलर्स की मिडीवियल जो टाइम के जो ट्रैवलर्स हैं इनके बारे में भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। 11th स्टैंडर्ड में बुक पार्ट 2 है, उसका फर्स्ट चैप्टर ये ट्रैवलर्स पे, तो मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया हुआ है। इब्न बटूता का भी उसमें मैंने जिक्र किया हुआ है, तो आप चाहो तो उसको भी पढ़ सकते, उसको भी उन वीडियोस को भी आप देख सकते हो। इब्न बटूता एक मोरक्कन ट्रैवलर था और उसने कहा कि जस्टिस का सिस्टम बहुत ही शानदार था, मतलब बहुत ही शानदार। क्या होता था, जैसे मान लो रात को कोई फरियादी आया है तो महल के जो गेट पे दो स्टेच्यूज होते थे लाइन के एक तरफ एक दूसरी तरफ दूसरा, पैलेस गेट पे, महल के गेट पे दरवाजे पे। अब उसमें ना चेन्स लगी होती थी उनके मुंह में। ठीक है, लायन के स्टेच्यू में मुंह में शेर का एक स्टेच्यू बना दिया, उसके मुंह में एक चेन लगा दी। अब कोई फरियादी आया या कोई परेशान इंसान आया, वो क्या करता था, वो चेन को खींचता था, उससे बेल बजती थी और जैसे ही बेल बजेगी जो शाही और ये जो रॉयल ऑफिसर्स होते थे जो इन इसके इंचार्ज, वो फटाफट वहां आते थे और उस फरियादी से, उस दुखी दुखी इंसान से पूछते थे कि भाई तुम्हारी परेशानी क्या है, तो उसका फिर हल वो रात को भी निकालते थे।
और डे में क्या होता था, डे में अगर आप कोई शिकायत या कोई परेशानी लेकर आए हो, आप सिंपली लाल रंग के कपड़ों में आ जाओ, तो पता चल जाता था कि भाई कोई परेशानी है, इसको अटेंड करना है। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम था इस तरीके के आपका जस्टिस का। अब अगला आता है कॉइनेज। कॉइनेज में देखो ये इल्तुतमिश को क्रेडिट जाता है कि भाई ये सबसे पहला एक तरीके से रूलर था, सुल्तान था जिसने प्योरली अरेबिक कॉइन्स निकाले। ठीक है, अब एक तो इसने सिल्वर कॉइन निकाला, दूसरा इसने जित्तल यानी कि कॉपर कॉइन्स निकाले। और ये जो आपके सिल्वर कॉइन्स थे, इनका जो वेट होता था वो 175 ग्रेन्स के अनाज के दानों से इसको मेजर करते थे वेट को उस टाइम पे, उसके बराबर होता था। ठीक है, तो ये इसने इकोनॉमी में एक अपनी तरफ से योगदान दिया। दूसरी चीज, अच्छा, फोकस्ड मोर ऑन कंसोलिडेशन, ये मैं बता चुकी हूँ कि इल्तुतमिश का ज्यादा ध्यान इस तरफ था कि भाई जो टेरिटरीज मेरे कंट्रोल में है, उनमें मैं मेरी अच्छे से सत्ता स्थापित हो जाए, मुझे अच्छे से ये रूलर मान ले, यहाँ पे अब रिबेल ना हो, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बेसिकली अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रांग हो गया। ठीक है, अच्छा, उसमें इसने क्या किया, ये एक ऐसा रूलर था जिसको लीगल और स्पिरिचुअल सैंक्शन भी मिली थी अब्बासिद कैलिफ से। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो जैसे वर्बली एक तरह से कहा था ना कि आप चलो गुलामी से आजाद हो, आप सुल्तान हो ये। लेकिन इल्तुतमिश वो रूलर था जिसको डायरेक्ट कैलिफ से एक तरह से रिटन में परमिशन या सैंक्शन मिल गया था कि तुम अब गुलाम नहीं हो, यू आर द रियल सुल्तान। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो इल्तुतमिश ने की, जैसे उसने सुल्तानगिरी टूम्ब बनाया दिल्ली में, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की, और अल्टीमेटली 1236 में ही डाइड, कोई बीमारी से इनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ तक हम आज के लेक्चर में करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की जो अगला सक्सेसर था, कई बेटों के बावजूद रजिया सुल्तान को ही इल्तुतमिश ने क्यों अपना सक्सेसर बनाया, किस लिए बनाया और क्या-क्या चैलेंजेस आए रजिया सुल्तान को, इसके बारे में डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल अभी तक की वीडियो में इतना ही। तो कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू।